नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। आज 9 जनवरी 2024 है। आज हम एक बुक के बारे में बात करते हैं। ये जो बुक मैंने लिखी है, हरियाणा में रीजनल मीडिया एवं शिक्षण। इस पुस्तक को एटलांटिक बुक पब्लिकेशन नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इस पुस्तक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं और इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आप किस तरह से अपने करियर, समाज और राष्ट्र को उन्नत कर सकते हैं। तो इस बुक के बारे में हम बात करते हैं। ये बुक जो नाम है, हरियाणा में रीजनल मीडिया एवं शिक्षण, डॉक्टर अभिनव यानी कि मेरे द्वारा लिखित है और इसका फर्स्ट एडिशन जनवरी 2024 में आया है। इस पुस्तक को एटलांटिक बुक पब्लिकेशन नई दिल्ली ने छापा है। बुक में कुल 264 पेज हैं। यह बुक मैंने पत्रकार बंधुओं एवं प्रबुद्ध मीडिया शिक्षकों को समर्पित किया है, क्योंकि ये इसलिए है कि हरियाणा का या किसी भी स्टेट या किसी भी नेशन का डेवलपमेंट सूचनाओं के बिना नहीं हो सकता है। क्योंकि सूचनाएं हमें कौन देता है? हर आदमी एक सूचना देता है, लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस कड़ी में कि भाई इसमें पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है, अगर हम आज़ादी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान था। अगर किसी देश में पत्रकार नहीं है, मीडिया नहीं है, तो किस तरह से आप अपनी सूचनाएं एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में 70% इंटर कर सकता है, यानी कि सोचता है 70%, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं, और 30% वो इंटर करता है, यानी कि वो लिखता है, बोलता है, किसी भी हाथ पे वो कम्युनिकेशन करता है, वो 30% में जाता है। अब उसमें 30% में अगर हम इंफॉर्मेशन देखते हैं तो उस इंफॉर्मेशन तो बहुत अलग अलग वे में होती हैं, लेकिन जब हम अपनी बात को एक मीडियम से कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि हम किसी ग्रुप में अपनी बात को किसी लाउड स्पीकर के बिहाफ पे कितने लोगों तक रीच कर सकते हैं। तीसरी ये है कि हम किसी एक मीडियम के बिहाफ पे कितने लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सकते हैं। तो अगर हमें बहुत सारे लोगों तक रीच करनी है, इंफॉर्मेशन रीच करनी है, पहुंचानी है, संदेश को पहुंचाना, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि भाई सरकार स्टेट गवर्नमेंट की है, तो उसमें वो पॉलिसीज को किस तरह से लोगों तक पहुंचा रही है, किस मीडियम से पहुंचा रही है। तो उसको तो सभी मीडियम चाहिए, उसको प्रिंट मीडियम चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम चाहिए, उसको ऑनलाइन मीडियम चाहिए, उसको सोशल मीडियम चाहिए, उसको ट्रेडिशनल मीडियम चाहिए। क्योंकि एक मीडियम से आप सब व्यक्तियों तक रीच नहीं कर सकते, क्योंकि सभी व्यक्ति समान रूप से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम जब आज़ादी के बारे में बात करते हैं, 1947 की बात करते हैं, तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद समाचार पत्रों का बहुत बड़ा रोल आज़ादी में रहा है। उसमें अगर हम रेडियो की बात करते हैं, तो रेडियो की जब हम बात करते हैं तो रेडियो टोटली डिपेंड ऑन गवर्नमेंट मीडियम। वो कल भी गवर्नमेंट का मीडियम था, वो आज का गवर्नमेंट का भी मीडियम है। लेकिन जब हम समाचार पत्रों की बात करते हैं तो वो सरकारी मीडियम नहीं है, वो एक प्राइवेट मीडियम है। वो आप एक समाचार पत्र के मालिक हो सकते हैं, एक आप समाचार पत्र के आप एडिटर हो सकते हैं, एक समाचार पत्र के आप रीडर आप रिपोर्टर हो सकते हैं। तो सूचनाएं भी इसी तरह से पहुंचाई जाती हैं कि किस तरह से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस कड़ी में जो बुक है, देखिए
सूचनाओं का जो महत्व है कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 5W1H का कंसेप्ट लेके चलते हैं, और वो सूचनाएं 1-2 दिन के बाद हमारे जहन में रहती हैं, और उसका अगर हम इम्प्लीमेशन नहीं करते हैं तो हमारे लिए वो नगण्य साबित होती हैं। वही सूचनाएं एक मैगजीन में भी आती हैं। अब मैगजीन में क्या है कि मैगजीन में वही एक सूचना है कि वो सूचना का एक विस्तार आता है। विस्तार मीन कि भाई उसमें 2500 से लेकर 3000 वर्ड्स तक उसमें पूरा सारांश होता है। तो वो एक डीपली अंडरस्टैंडिंग हमें करवाती है इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी घटना के बारे में। और थर्ड फेज में अगर हम बुक की बात करते हैं तो बुक क्या है कि पूरे विस्तार पूर्वक एक रीडर को इंफॉर्मेशन बताती, किसी भी टाइप के बारे में बताती है। जैसे ये बुक मैंने अभी लिखा है हरियाणा में रीजनल मीडियम शिक्षण। अब इसमें 2 बड़े कंसेप्ट को मैंने संग्रहित करने का प्रयास किया है एज ए रिसर्च के बिहाफ पे, कि हरियाणा में रीजनल मीडिया यानी कि क्षेत्रीय मीडिया, वो मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात ही नहीं कर रहे। मेन स्ट्रीम मीडिया जो जैसे हम बहुत बड़े बड़े समाचार पत्र पढ़ते हैं जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम उनकी यहाँ पे उन क्षेत्रीय समाचार पत्रों की बात करते हैं, छोटे छोटे समाचार पत्रों की बात करते हैं जिसका सर्कुलेशन 2000 के बीच में हो सकता है, 5000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है, इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है, वो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने कल भी निभाई है और वो आज भी निभा रहे हैं और वो फ्यूचर में भी निभाएंगे। तो ये पूरा रीजनल मीडिया को मैंने हरियाणा का जो रीजनल मीडिया, हरियाणा में हम देखते हैं कि भाई 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट है। अब 22 डिस्ट्रिक्टों में से हर डिस्ट्रिक्ट का लेखा जोखा, जो पहले एक न्यूज़पेपर निकले और बाद के अभी जो प्रेजेंट में जो न्यूज़पेपर निकल रहे हैं, छोटे पेपर निकल रहे हैं। छोटे अखबार इसलिए बोले जाते हैं कि उसमें आमतौर पर जो रिपोर्टर है वही उसका ओनर है, जो ओनर है वही उसका एडिटर है, और इवन उसका वही हाकर है, यानी उसको देने वाला भी है। लेकिन उसका इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो लोकल एरिया है, जो लोकल बातें हैं, उनकी सूचनाएं वो देता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। वो पहले भी इम्पोर्टेंट था, वो आज भी इम्पोर्टेंट है और वो कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सूचनाएं कभी मरती नहीं, सूचनाएं हमेशा ताजा रहती हैं। लेकिन उसका उपयोग हम जिस टाइप से करते हैं, जिस समय पे करते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस बुक में हरियाणा में रीजनल मीडिया यानी कि क्षेत्रीय मीडिया को पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने इसमें संग्रहित करने का प्रयास किया है, तो उसकी हम बात करेंगे। दूसरा क्या है कि इसमें मीडिया शिक्षण की बात हो रही है। अब हरियाणा में जो पूरी तरह से मीडिया शिक्षण है, इवन जो मीडिया एजुकेशन है, उस पे मैंने एक दूसरे पे पहलू पे बात की है कि हरियाणा में जो रिपोर्टर बना रहे हैं, जो संस्थान रिपोर्टर बना रहे हैं, जो संस्थान डायरेक्टर बना रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर बना रहे हैं, या प्रोड्यूसर बना रहे हैं, या स्क्रिप्ट राइटर बना रहे हैं, रेडियो एंकर बना रहे हैं, जोकी बना रहे हैं, रिपोर्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना रहे हैं, और एक अच्छे शिक्षक बनाने के साथ साथ एक अच्छे सिटीजन बना रहे हैं, वो सूचनाओं को किस तरह से प्रसारित इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अब दूसरे पहलू में पूरे हरियाणा में कि मीडिया एजुकेशन सिस्टम, अब 3 तरह से इसको हमने डिवाइड किया है। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे बाद में मीडिया शिक्षण पे। इसमें कि भी एक तो स्कूल लेवल पे आपका मीडिया एजुकेशन चल रहा है। स्कूल का मतलब ये है कि आपका +2 तक का हो, उसमें देखिए 18 स्कूलों में आपके हरियाणा में चल रहा है वो। दूसरा कॉलेज कैडर में मास कम्युनिकेशन यानी मीडिया एजुकेशन चल रहा है। अब कॉलेज कैडर में क्या है कि आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के भी आप पे वो चलता है। और दूसरा क्या है कि वो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें मास कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है, यानी कि मीडिया एजुकेशन चल रहा है। तीसरा जो है जो विश्वविद्यालय जो कैंपस है, अब उसमें सरकारी कैंपस भी शामिल है और प्राइवेट कैंपस भी शामिल है। तो इन सभी का
मैंने लेखा जोखा इस पुस्तक के बिहाफ पे दिया है। अगर इसमें से थोड़ा सा अगर हम विश्लेषण कर लें थोड़ा सा इसके ज्यादा, तो थोड़ा सा आपको ये पता चलेगा कि अध्याय इसमें हमने क्या क्या चीजों को इसमें संग्रहित किया गया। मेन तो हम ये बता रहे हैं कि दो चीजें इसमें इम्पोर्टेंट हैं, एक आपका रीजनल मीडिया हरियाणा में, दूसरा मीडिया शिक्षण। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें हमने एक रिसर्च के बिहाफ पे कि भाई मीडिया में करियर क्या है, पहली बात। दूसरी क्या है कि मीडिया एजुकेशन में करियर क्या है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि जो रिपोर्टर हैं, जो अच्छे रिपोर्टर हैं, ब्रिलियंट रिपोर्टर हैं, एक 10 इयर्स के बाद वो मीडिया एजुकेशन में आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तो इसमें दोनों ही करियर के बारे में मैंने बातचीत की है, डिस्कस किया है बड़े स्तर पे। और इसका अगर हम थोड़ा सा उल्लेख कर लें इस पुस्तक के बारे में, क्योंकि पुस्तक के उल्लेख के बारे में हमें डीपली करना होगा, तो थोड़ा सा समझने की इसमें जरूरत है। इसमें ये है कि पुस्तक में केवल 5 अध्याय रखे गए हैं, जिसमें पहले अध्याय में हरियाणा के बारे में डिस्कस किया गया है, यानी कि हरियाणा जो स्टेट है उसके बारे में डिस्कस किया। अब आप ये कहोगे कि हरियाणा के बारे में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि हरियाणा के इतिहास को, चाहे उसका वो हिस्टोरिकल इतिहास है, यानी कि पुराना इतिहास है, प्रेजेंट का जो इतिहास है, चाहे उसका कल्चर है, उसके डिस्ट्रिक्ट्स के जो अलग अलग टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट बने उनके गठन की बात है, उनके रिलीजन की, हरियाणा के लोगों के रिलीजन की बात है, उसके सेंसस की बात है, उसके लैंग्वेज की बात है, उसके सोशल सिस्टम की बात है। इसके बगैर समझे बगैर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। ठीक है, आप मास्टर डिग्री करते हैं, बैचलर डिग्री करते हैं, चाहे वो डिस्टेंस से करते हैं चाहे वो रेगुलर करते हैं, लेकिन आपको एक नौकरी मिलती है, एक बीट मिलती है, तो 5WNH कंसेप्ट के बिहाफ पे आप रिपोर्टिंग करते हैं, वो पेपर में छपता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपके पास होता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपका पॉलिटिकल भी बैकग्राउंड हम देखते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता है। इवन नए कैंडिडेट को पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कोई देता भी नहीं, कोई न्यूज़पेपर भी नहीं देता है, ना न्यूज चैनल देता है, ना रेडियो देता है। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ऐसी ही है, क्योंकि अगर आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, फील्ड का एक्सपीरियंस है या ऑफिस का एक्सपीरियंस है, तो तभी आपको पॉलिटिकल रिपोर्टिंग मिलती है। इसका मतलब क्या है कि आप इन 10 वर्षों के दौरान हरियाणा के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को, हरियाणा के सोशल बैकग्राउंड को, हरियाणा के इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, हरियाणा के रिलीजन बैकग्राउंड को, हरियाणा की सेंसस को, हरियाणा के एडमिशन सिस्टम को आप समझ लेते हो। लेकिन एक बच्चा एक डिग्री करने के बाद, पास आउट होने के बाद इन चीजों को कम ही समझता है, लेकिन समझता है, लेकिन इतना जितना नहीं समझता जितना 10 साल का करने के बाद एक रिपोर्टर समझता है। तो मैंने इसमें फर्स्ट जो चैप्टर जो फर्स्ट है, प्रगति के पथ पर अग्रसर है हरियाणा प्रदेश, इस पे लिखा है। इसमें मैंने टोटल 40 पेज प्लस 40 पेज इस पे लिखे हैं, जैसा कि हरियाणा राज्य का नामकरण एवं गठन, यानी कि हरियाणा का जो नाम है वो कैसे पड़ा, किस भी आप उसको हम हरियाणा कहते हैं, और दूसरा उसका गठन जो है, उसकी स्थापना किस सर्कमस्टांसेज में हो, क्योंकि हमें पता है कि हम पंजाब से हम 1 नवंबर 1966 को अलग हुए, लेकिन पंजाब से जब अलग होने का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से कंसेप्ट हुआ, वो ब्रीफ में बताने की हमने इसमें कोशिश की है। अब देखिए कि भाई इंडिया में जो स्टेट का डिवाइड है, अगर स्टेट डिवाइड होता है, स्टेट बनता है, तो उसके एक सबसे बड़े 2 रीजन रहे हैं, और वो अभी चल भी रहे हैं और फ्यूचर में भी चलेंगे। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि किस आधार पे बाउंड्री बनेगी न्यू स्टेट की। अब इसमें क्या है कि जब एक तो रिलीजन बेस सिस्टम है कि भाई कौन सा रिलीजन के लोग उस जगह पे रहते हैं जो वो डिमांड कर रहे हैं एज ए स्टेट की, रिलीजन्स के बिहाफ पे।
और दूसरा बड़ा रीजन है कि आपका लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर उसका हमने गठन किया है। दो बड़ी चीजें इसमें हम देखते हैं कि एक भाषा के आधार पर, एक धर्म के आधार पर हम स्टेट को हम डिवाइड करते हैं। अब इसके साथ साथ अब ये हमने एक ब्रीफ में इसको देने की कोशिश की है, चाहे उसके नामकरण की भी बात की है या उसके डिवाइड की भी बात की है। तो क्या सर्कमस्टांसेस 1 नवंबर 1966 से पहले बने हैं, नामकरण के बाद या उसके गठन की जो प्रोसेस है वो बात हुई है, तो उसके बारे में डिस्कस किया है। दूसरा जो सेंसस है, हरियाणा का जो सेंसस है, देखिए हरियाणा एक बहुत बड़ा स्टेट नहीं है भारत में, एक छोटा सा स्टेट है जिसका टोटल पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के से ज्यादा हो चला है। अब लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो टोटल पॉपुलेशन है प्रेजेंट में वो 22.5 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। इवन 22.5 करोड़ का मतलब ये है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा, पाकिस्तान में 20 से 21 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि 22.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो हरियाणा तो हरियाणा उत्तर प्रदेश में कहाँ टिकता है, वो एक बड़ी बात है। तो इसके साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि भाई इसके रिलीजन को लेके, अब रिलीजन हरियाणा में जैसे कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, अब यहाँ पे हरियाणा में हम जब देखते हैं तो उसमें क्या है कि एक हिंदू जो धर्म है, तो हिंदू सबसे बड़ा एक ऑक्युपाई धर्म है। तो 90% जो डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग, जो हरियाणा की जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं वो 90+ जो परसेंटेज के हिसाब से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। उसमें उसके बाद मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भी हैं और साथ में एक सिख धर्म को मानने वाले भी लोग हैं और इसके साथ साथ बुद्धिज्म को भी मानने वाले लोग हैं। तो ये देखिए धर्म का भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है। एक जमाने में कि अभी इसमें बुक में ये भी विश्लेषण किया है कि 1941 में और 1931 में कि पॉपुलेशन पहले मुस्लिम की ज्यादा रही है उस जमाने में, इन दोनों सेंसस में, लेकिन जब 1947 के बाद जब फ्रीडम हुआ कंट्री, तो जब स्टेट जब डिवाइड हुए तो अब हम देखते हैं तो अब उसमें सिख धर्म की बढ़ोतरी हुई है स्टेट में, हरियाणा में, उसमें हिंदू धर्म की बढ़ोतरी हुई हरियाणा में, उसमें बुद्धिस्ट धर्म का डिक्रीज हुआ है, लेकिन उसमें क्या है कि मुस्लिम जो रिलीजन है, मुस्लिम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो पहले से ज्यादा घटे हैं, यानी कि उनकी बढ़ोतरी हुई है इस बिहार पे। यानी कि हम जब सेंसस देखते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो इसमें भी हमने बात की। दूसरा हरियाणा में कि अगर हम उसको समझते हैं तो उसके सोशल सिस्टम को हमें उसको समझना होगा, क्योंकि सोशल सिस्टम के बिहार पे व्यक्ति विशेष, समाज, संस्था और पॉलिटिकल पार्टीज इसी बिहार पे आगे बढ़ती है। क्योंकि समाज में अगर आप पूछते हो हरियाणा में किसी भी मोहल्ले में जाके, गांव में, हरियाणा में 7,500 से भी ज्यादा विलेज है। अगर आप किसी भी विलेज में जाते हो तो पहले आपका सोशल स्टेटस पूछा जाता है, ना भी पूछते हैं, आप कह सकते हैं भाई नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन जब हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई रूम लेने जाते हैं तो एक मोहल्ले बटे होते हैं, तो उसमें आपको पूछते हैं भाई आप किस समाज के लोग हैं। समाज के लोग हैं तो पूछते भी हैं और रहते भी हैं, ठीक है ना। तो इस बिहार पे मैंने हरियाणा के हरियाणा की सामाजिक स्थिति का भी इस पुस्तक में विवरण किया है। जैसे कि अगर हम सामान्य कैटेगरी की बात करें, सामान्य जनरल की बात करें तो उसमें कितनी कास्टें इसमें है। अगर हम सोशल स्टेटस की बात करते हैं, सामाजिककरण की बात करते हैं तो उसमें कास्ट आती है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो बहुत सारी कास्टें हैं, इवन मुस्लिम धर्म में भी कास्टें हैं, इवन सिख धर्म में भी कास्टें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 90% वहाँ हिंदू धर्म की है। तो यहाँ पे क्या है कि सामान्य जो लोग हैं वो किस कास्ट के लोग हैं, ये भी इसमें हमने डिस्कस किया। जैसे आमतौर पर हरियाणा में सामान्य जो कास्टें हैं वो 9 टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पे। वैसे उसी तरह अदर बैकवर्ड क्लास जो है, ओबीसी जो समाज है, अब ओबीसी समाज क्या है कि ओबीसी समाज
दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक पहला ये है कि भाई वो ए और बी। अब ए में क्या है कि भाई वो 6 कास्ट में डिवाइड है। ए में 72 कास्ट में डिवाइड है, यानी कि 72 कास्ट हैं अदर बैकवर्ड क्लास में। अगर बी में देखते हैं तो 6 कास्ट हैं। ये भी इसमें, ये उनके नाम मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं कि भाई व्यक्ति जो रिपोर्टर है एक बार जान ले कि भाई इस तरह से, ये कास्टिज्म सिस्टम नहीं है, लेकिन ये एक जानकारी है। एक जानकारी के बिहाफ पे हम बातें कर रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति को, एक रिपोर्टर को, अगर रिपोर्टर के अलावा कोई भी इस पुस्तक को पढ़ता है तो वो एक जान सकता है कि भाई हम कास्ट के बिहाफ पे कितनी सामान्य में कास्टें हैं और कितनी अदर बैकवर्ड में कास्टें हैं, और वो ए और बी का कितनी कास्टें वो डिवाइड करता है। तीसरा इसमें क्या है कि भाई अनुसूचित जाति के बारे में, कि कास्ट के बारे में बात। अनुसूचित जाति के बारे में ये है कि उसमें 35 कास्टें, कि 35 कास्टें कौन कौन से, उसका भी विवरण दिया गया है। साथ में इसमें एक डिप्राइड कास्ट भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने बनाई है कि डिप्राइड क्लासेस की, तो उसका भी इस पुस्तक में विवरण दिया गया है। क्योंकि सोशल कंडीशन को समझना किसी रिपोर्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो रिपोर्टर नहीं है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको सोसाइटी में रहना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा, इस पुस्तक में प्लेस ऑफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय की हमने बातचीत की है। यानी कि आपको जुडिशरी को अगर आपने समझना है तो आपको 3 स्टेज पे हम इसको समझते हैं जुडिशरी को आमतौर पे। एक तो पहला ये है कि लोअर जुडिशरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। तीसरा आपका जो हाई लेवल की, जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 जो सिस्टम है इंडियन जुडिशरी सिस्टम को, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। भी जो फैसले आते हैं, अगर आप जो बैटल आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इसमें 2 ही झगड़े होते हैं, एक फौजदारी का होता है, एक आपका दूसरा क्या है दीवानी का होता है, जिसको सिविल और क्रिमिनल के सिस्टम में हम जानते हैं। तो ये भी हमें जानना है क्योंकि भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोर्ट है वो किस बिहाफ पे काम करता है, और हाई कोर्ट है वो किस बिहाफ पे काम करता है, और सुप्रीम कोर्ट वो किस बिहाफ पे काम करता है। थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने इस बारे में बातचीत की है, थोड़ा सा डिस्कस किया है कि वो भी एक जरूरी है, क्योंकि वो हम जस्टिस के लिए हम कहाँ जाते हैं। जस्टिस के लिए पहले क्या है, पंचायतों में अगर जस्टिस होता है, आपसी समझौते होते हैं तो ठीक है। अगर आपसी समझौते वहां नहीं होते हैं तो हमें जस्टिस लेने के लिए लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट हमें जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा विवरण हमने इसको इसमें सम्मिलित किया है। अब इसमें है प्लेस ऑफ असेंबली पंजाब हरियाणा की विधानसभा। अब ये भी राजनीतिक रूप से भी इसमें मैंने सख्त बात की है कि एक रिपोर्टर, एक व्यक्ति, आप एक रिपोर्टर नहीं बनना चाहते कोई बात नहीं, ठीक है। एक टीचर बनना नहीं चाहते कोई बात नहीं, लेकिन एक गुड सिटीजन ऑफ हरियाणा, गुड सिटीजन ऑफ इंडिया तो बनना चाहते हैं। तो राजनीति में आपकी सीधी भागीदारी है बाई वोट, यानी कि आप पंच भी चुनते हो, सरपंच भी चुनते हो, ब्लॉक परिषद, ब्लॉक समिति का मेंबर भी चुनते हो, चेयरमैन भी चुनते हो, आप पार्षद भी चुनते हो, आप एमएलए भी चुनते हो। आप मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते, लेकिन वो एमएलए के थ्रू आप मुख्यमंत्री आप घोषित करते हो, यानी कि चुनते हो। तो ये जो सिस्टम है हरियाणा पंजाब विधानसभा। अब हरियाणा पंजाब विधानसभा का क्या है कि भाई पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट हैं। अब दोनों की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। अब चंडीगढ़ जो कैपिटल है तो उसका जो असेंबली है, जिसको हम प्लेस ऑफ असेंबली बोलते हैं, तो वो दोनों स्टेट की असेंबली है। तो उसमें क्या है कि एक कुछ हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा है वो पंजाब गवर्नमेंट को जाता है, यानी कि पंजाब सरकार को जाता है। उसका छोटा जो हिस्सा है असेंबली का वो हरियाणा गवर्नमेंट को जाता है। तो दोनों असेंबली में ही, एक ही असेंबली में ही दोनों स्टेटों की असेंबली सम्मिलित है। तो उसमें क्या है, इसके बिहाफ पे, इसके अगर हम बढ़ते हैं राजनीतिक रूप से, तो हरियाणा में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का भी इसमें हमने डिस्कस किया है कि भाई अगर आप पॉलिटिक्स को, असेंबली को आप समझते हैं तो पॉलिटिक्स में विधानसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटों को भी जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
जैसे कि भाई अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा, हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। अब 90 सीटें विधानसभा की हैं। अब 90 सीटों के साथ लोकसभा की कितनी सीटें हैं, क्योंकि हमें लोकसभा भी का भी हमें वोट देना होता है, क्योंकि सेंटर की गवर्नमेंट भी हमें बनाने पड़ती है। जैसे हम कल के एपिसोड में कह रहे थे कि भाई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूल गवर्नमेंट है, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें अडॉप्ट किया, पावर को जो अडॉप्ट किया है वो डूल गवर्नमेंट को किया है। एक तो क्या है कि इसको हम संघीय फेडरल सिस्टम बोलते हैं। एक आपका राज्य सरकार की सरकार पावर है, एक आपका स्टेट की सरकार की पावर, क्योंकि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। उसके जो राज्य हैं, इंडिया के जो राज्य हैं उसको संघ बनाते हैं, एक कंट्री बनाते हैं। इसका थोड़ा सा एग्जांपल ये लें कि जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम यूएसए क्यों है, क्योंकि वो एक संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि राज्यों का वो एक संघ है। तो वहां भी जब अमेरिका जब आजाद हुआ ब्रिटेन से 1776 में, तो उसमें क्या है कि 1776 में जो स्टेट हैं अमेरिका के, जो अभी फिलहाल जो 50 स्टेट हैं, और 1776 में 50 स्टेट थे, तो उन्होंने ज्वाइंट किया अपने को कि भी हम ज्वाइंट होना चाहते हैं, संयुक्त होना चाहते हैं, यूनाइटेड होना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई दूसरा कंट्री, जैसे इंग्लैंड ने हमें गुलाम बनाए रखा, कोई दूसरा कंट्री, फ्रांस, जो भी यूरोप के जो छोटे छोटे कंट्री हैं वो बड़े पावरफुल कंट्री हैं, हमें दोबारा से गुलाम बना लें। तो उन्होंने ज्वाइंट रूप से यूनाइटेड बनाया, यूनाइटेड अमेरिका, ठीक है। तो उसी तर्ज पे क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रखी कि भाई अगर हमें संघ बनाना, राज्यों का संघ बनाना है, तो स्टेट को ज्वाइंट करना पड़ेगा, पावरफुल बनाना पड़ेगा, तब एक स्टेट और एक नेशन बन सकता है। अगर आप कोई स्टेट बनाते हैं, एक नेशन बनाते हैं, तो आपको ये राज्य हैं तो ज्वाइंट करने पड़ेंगे। तो इसी सेंस में हमने लोकसभा का जो चुनाव है, जो फेडरल सिस्टम हमने अपनाया, संघीय सरकार अपने बनाई है, एक राज्यों की सरकार है, एक केंद्र की सरकार है। तो लोकसभा जो है पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है लोकसभा। तो उसमें अब उसकी भी सीटें हैं इसमें। अब इसमें 10 सीटें इसमें रखी गई, उसके नाम भी हमने रखे गए हैं कि भाई कौन सी सीट किस सोसाइटी को जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो उसमें से 90 में से 17 सीटें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को दी गई हैं। और राज्यसभा की हम बात करते हैं तो उसमें 10 सीटों में से जैसे अम्बाला एक सीट है, तो अम्बाला ऐसी कास्ट को दी गई है। और दूसरा जो सीट है सिरसा वाली, 2 सीटें ऐसी समाज को दी गई जो 20% इस टोटल सोसाइटी का 20%, यानी कि हरियाणा में जो टोटल परसेंट अगर 100 है तो उसमें से 20% जो टोटल पॉपुलेशन है वो अनुसूचित जाति की है। इसमें क्या है कि हरियाणा में जनरल कास्टें हैं, ओबीसी की कास्टें हैं, शेड्यूल कास्टें हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब नहीं है। हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब नहीं, एसटी जिसको बोलते हैं, जिससे टोटल पॉपुलेशन का 7.5% है, यानी कि 7.5% पूरे देश में है। अब इसमें राज्यसभा की सीटें रखी गई। तो राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें हर एक 6 ईयर्स के बाद होता है। तो राज्यसभा में यहाँ पे हरियाणा में 5 सीटें हैं। तो वो जो 5 सीटें हैं उनका सीधा चुनाव नहीं होता है। तो उसमें जो सीटें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जीती होती हैं तो उसी की बिहाफ पे राज्यसभा में से मेंबर वो भेजते हैं। तो इसके साथ साथ हरियाणा में शिक्षा, एजुकेशन की बात की है, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं की बात की है, ब्रीफ में बात की है, ज्यादा डीपली इसमें बात की। लेकिन ब्रीफ में क्या है कि इसमें हम ये कहें कि हरियाणा में कितने स्कूल हैं, किस टाइप के स्कूल हैं, और इसमें यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसमें मैंने इसमें एक कोशिश की है कि भी इसको ब्रीफ के रूप में रीडर को समझाया जाए कि भी हरियाणा में अगर हम स्कूल कैडर की बात करते हैं तो उसमें प्राइमरी आता है, मिडिल आता है, मिडिल के बाद सीनियर आता है, सीनियर सेकेंडरी आता है, उसके बाद फिर आपका कॉलेज आता है, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटीज आता है। अब इसमें देखें तो प्राइमरी में क्या है कि आपका प्राइवेट भी स्कूल है,
आपका मिडल है तो उसमें प्राइवेट भी स्कूल है। अगर उसका सीनियरी आता है, सीनियर स्कूल आता है तो उसमें प्राइवेट भी स्कूल है। अगर उसमें सीनियर सेकेंडरी आता है तो उसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं। अगर उसमें कॉलेजेस भी आता है तो उसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी आते हैं। अगर उसमें कैंपस आते हैं, यूनिवर्सिटीज आती हैं तो उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो इनका डाटा मैंने अलग अलग रूप से इस पुस्तक में दिया है। अब इसी में हरियाणा सिनेमा और फिल्म नीति की भी थोड़ी सी मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि जब व्यक्ति सभी चीजें करता है, पढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसको एंटरटेनमेंट का भी, कल्चर प्रमोशन का भी एक मौका मिलता है, कल्चर प्रमोशन का भी एक मौका मिलता है। तो हरियाणा में कल्चर प्रमोशन के लिए एक सिनेमा फिल्म नीति भी बनाई, इस गवर्नमेंट ने बनाई है कि भी जो भी व्यक्ति अगर पिक्चर बनाना चाहता है, कल्चर को प्रमोट करना चाहता है, तो फिल्म नीति के बिहार पे वो फंड की डिमांड कर सकता है। अब हरियाणा में अगर हम देखें हरियाणवी, अब हरियाणवी तो कोई भाषा नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में एक डायलेक्ट है, एक बोली है। अब हरियाणा में जो डायलेक्ट है, जो बोली है, वो 30% लोग बोलते हैं। देखिए आप ये कहोगे कि 30% लोग कहाँ बोलते हैं, लेकिन जब आप हरियाणा के गांव में जाओगे, 7400 समथिंग में जाओगे, तो वहां पे कौन हिंदी बोलते हैं? वहां पे आपको अधिकतर आपको हरियाणवी ही बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में 22 में से, जिसमें से टोटल बहुत ज्यादा परसेंटेज की बिहार पे आपको हरियाणवी बोली आपको मिलेगी। तो उसमें से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें हमें ये देखते हैं कि भाई अगर हम इसमें फिल्मों की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिल्म में एक बार मैंने एक सूची बनाई है इसमें कि भाई फिल्में कौन कौन सी बनी है, हरियाणवी फिल्म कौन कौन सी बनी है। तो इस पे भी मैंने थोड़ा सा लिस्ट बनाने की कोशिश की है। कोशिश क्यों की है कि हर स्टेट के पास अपना कल्चर है। इंडिया में सबसे बड़ी खासियतों में से एक ये है कि सब स्टेट के पास अपना कल्चर है, अपनी भाषा है, अपना पहनावा है, अपना खान पीन है, तो अपनी अलग अलग रीति रिवाज, कस्टम जिसको बोलते हैं। तो एक फिल्म भी चीजें हैं, फिल्म मनोरंजन के लिए है। तो हम रागनी को भी हम एक इंटरटेनमेंट कह सकते हैं, ठीक है, रागनी अपनी जगह है। लेकिन जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो सोसाइटी प्रेजेंट में है, जो सोसाइटी पास्ट में थी, और जो सोसाइटी फ्यूचर में होने वाली है, वो हम सिनेमा के बिहाफ पे बता सकते हैं। क्योंकि अगर क्राइम रेट सोसाइटी में बढ़ रहा है, तो फिल्में बताती है कि क्राइम रेट सोसाइटी में बढ़ रहा है, लेकिन क्यों बढ़ रहा है ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो रिसर्च के बिहाफ पे वो बताती है। और सोशल जो चीजें हरियाणा में, सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है, अब सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी चीजें हैं। लेडीज के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो उस बिहाफ पे पिक्चरें बनती हैं, कुछ अच्छी चीजों पे पिक्चरें बनती हैं, कल्चर प्रमोशन के लिए बनती हैं, ठीक है ना, कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। जैसे कि आपको भोजपुरी सिनेमा देखिए, आप बंगाली सिनेमा देखिए, आप कन्नड़ सिनेमा देखिए, आप मराठी सिनेमा देखिए, आप आसमी सिनेमा देखिए, आप तमिल सिनेमा देखिए, अब तो मलयालम सिनेमा देखिए, तो उसमें हरियाणवी सिनेमा क्यों नहीं। तो इवन पंजाबी सिनेमा देखिए, पंजाबी सिनेमा तो वर्ल्ड फेमस हो गए हैं, क्योंकि कल्चर को इतना प्रमोट किया है पंजाबी सिनेमा ने, बहुत ज्यादा किया है। तो वर्ल्ड फेमस होने का भी एक रीजन है कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए। लेकिन ये नहीं कि हम पंजाबी भाषा की ही बात करें, लेकिन यहाँ पे हम हरियाणा की बात इसलिए कर रहे हैं। मैं इस पुस्तक में हरियाणवी बोलियों की मूवीज की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अगर एक क्योंकि हम इस बारे में भी रिपोर्टर बन सकते हैं, फिल्म रिपोर्टर भी बन सकते हैं। तो हमें ये भी चीजें होती है कि हम बहुत सारे काम करते हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम पे हम गाने भी सुनते हैं, गाने हम देखते भी हैं, फिर हम फिल्म भी देखते हैं। यह हॉलीवुड मूवी नहीं है,
कि हॉलीवुड मूवी में क्या होता है कि भाई केवल मूवी चलती रहती है, नो सॉन्ग। उधर उसमें सॉन्ग नहीं होता, आप देखते हैं। इवन रशियन मूवी में भी नहीं होता, इवन इटालियन मूवी में भी नहीं होता। लेकिन जब हम भारतीय सिनेमा को देखते हैं, चाहे आप देखिए तमिल सिनेमा देखिए, मलयालम सिनेमा देखिए, आप भोजपुरी सिनेमा देखिए, आप पंजाबी सिनेमा देखिए, आप हिंदी सिनेमा देखिए आप, तो उसमें सब में पिक्चरों के साथ गाने हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि हम हरियाणवी बोली का जो सिनेमा है उसमें भी गाने हैं। तो यहाँ पे एक मैंने सूची बनाई है जिसमें धरती पहली मूवी बनी 1968 में। आप इसमें ये बहुत सारी मूवी हैं, इसमें देखिए 38 मूवी के साथ साथ दादा लक्ष्मी चंद मूवी की लास्ट आई है। तो अभी उसके बाद भी आई हैं, लेकिन दादा लक्ष्मी चंद जब ये बुक मैं लिख रहा था तो वो उस टाइप की लास्ट मूवी थी, दादा लक्ष्मी चंद। तो इसमें हरियाणा में 38 मूवी यानी के आसपास बन चुकी हैं। अब थोड़ी 3-4 और बन गई होंगे बीच में, क्योंकि 8-10 महीने हो गए हैं चीज को। तो इस बीच में बन गई। तो हरियाणवी सिनेमा को भी इसमें मैंने इसमें समाहित करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर एक हरियाणा का जो व्यक्ति किसी भी सिलेबस का है, किसी भी टाइप का आदमी है, उसको हरियाणवी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, रागनी, नाटक, तमाशा ये तो देखने ही पड़ते हैं। दूसरा, उसको पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज होती है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, किसी चौराहे पे पूछ लीजिए, वो हरियाणा में जिन पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार रही है और मौजूदा जो हरियाणा में पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तो उसके बारे में वो आपसे अच्छी या मुझसे अच्छी वो बता सकता है। ठीक है। ऐसे ही अगर वो राजनीतिक रूप से थोड़ा और अवेयर है तो सीटों के बारे में बता सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के बारे में बता सकता है। ठीक है। तो सिनेमा के बारे में बता सकता है, स्कूल के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता सकता है। ठीक है ना। कल्चर के बारे में बता सकता है, धर्म के बारे में बता सकता है, सेंसस के बारे में बता सकता है। तो ये चीजें जो फर्स्ट जो चैप्टर रखा गया है, तो इसलिए रखा गया है कि पढ़ने वाला जो रीडर है वो एक बार ब्रीफ उसके माइंड में आ जाए कि हमारा हरियाणा क्या है। तो इसमें हरियाणा के इसमें अगर फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं तो उसका एक निष्कर्ष भी हमने एक निकाला है। अब निष्कर्ष में रूप में अगर हम ये देखते हैं कि भाई 56 वर्ष हरियाणा को बने हो गए हैं। अब इन 56 वर्षों में हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति का मतलब है कि प्रत्येक समाज का व्यक्ति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, प्रत्येक एरिया का व्यक्ति, प्रत्येक लैंग्वेज का व्यक्ति ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, किसी न किसी रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है, और वो आगे अभी फिलहाल बढ़ा रहा है। दूसरे, हरियाणा में आरंभ में केवल 7 जिले थे, जो वर्तमान में 22 जिले हैं और 140 ब्लॉक हैं और 7,356 विलेज उसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में 2011 का अगर हम सेंसस लेते हैं तो धार्मिक रूप से 90% के आसपास हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, 7.5% मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, सिख को 4.5% मानने वाले हैं, ईसाई को 0.21% मानने वाले हैं, जैन को 0.21% मानने वाले हैं, बुद्धिज्म को 0.3 मानने वाले लोग हैं और 0.18% लोग अन्य धर्मों को मानते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि हरियाणा में अगर हम राजनीति के रूप से देखते हैं तो राजनीतिक हरियाणा का जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम एक ब्रीफ एक कंप्लीट के रूप में हम हरियाणा की राजनीति के बारे में बताएंगे। तो इसमें क्या है कि फिलहाल इस बुक में मैंने रखा है कि भाई हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, यानी कि 56 वर्ष हरियाणा को हो चुके हैं। तो हरियाणा को 56 वर्ष हो चुके हैं, तो हरियाणा को में 10 मुख्यमंत्री अब तक बने हैं। अब 10 मुख्यमंत्रियों में से अभी तक सभी मुख्यमंत्री जेंडर के रूप में पुरुष ही बने, यानी कि मेल ही मुख्यमंत्री बने। तो इसमें लेडीज को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने
अभी तक मौका नहीं दिया है। चाहे वो आपकी अलग अलग पॉलिटिक्स, जैसे हम ये कहें कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, भारतीय जनता पार्टी, इन दलों की सरकारें हरियाणा में रही हैं। तो इन दलों की सरकारों ने किसी भी लेडीज को मुख्यमंत्री का पद अभी तक नहीं दिया है। तो मौजूदा में क्या अगर हम देखते हैं तो हरियाणा में अभी जो गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की, तो इस ड्यूरेशन में भी किसी भी लेडीज को ना तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ना मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये भी बड़े आप में बड़ा एक पर्सन है, क्योंकि भाई लेडीज भी एक महत्वपूर्ण सोसाइटी का हिस्सा है, जैसे पुरुष हैं वैसे ही महिलाएं हैं। लेकिन राजनीतिक दलों ने इस बारे में कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या उनको डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस बारे में जो निष्कर्ष है वो नगण्य है सोसाइटी की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो मैंने भी यही कहने की कोशिश की भाई कि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने मौका नहीं दिया है लेडीज को, ना तो मुख्यमंत्री बनाने का, ना डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने का। अब इसमें से 10 मुख्यमंत्री जो बने हैं उसमें अगर हम सामाजिक रूप से देखते हैं यानी कि कास्ट रूप से देखते हैं, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो 9 जो मुख्यमंत्री हैं, 9 जो मुख्यमंत्री हैं वो सामान्य कास्ट यानी कि सामान्य कैटेगरी से बने हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से 9 मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में बने हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उसमें एक जो मुख्यमंत्री है वो अन्य पिछड़ा वर्ग से बना है, और वो भी मुश्किल से 1-1.5 वर्ष के लिए, 1-1.5 वर्ष के लिए, वो ज्यादा नहीं बना है, 1-1.5 वर्ष के लिए बना। तो बाकी जो 9 मुख्यमंत्री हैं वो सामान्य कैटेगरी से बने हैं, जो अभी भी प्रेजेंट में है वो भी सामान्य से, वो डिप्टी सीएम है चाहे वो चीफ मिनिस्टर है वो भी जनरल कैटेगरी से है। तो ये भी मैंने लिखा है। दूसरा इसमें कि भी हरियाणा की जितनी भी सरकारें रही हैं अभी तक, सभी सरकारों ने अपने अपने समय पे हरियाणा का जितना हो सकता है किसी भी एरिया में, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, चाहे हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कल्चर प्रमोशन की बात करते हैं, अन्य क्षेत्रों में डेवलपमेंट करने की भरकस प्रयास किया है। क्योंकि हर स्टेट का व्यक्ति उस सरकार से सीधा जुड़ा, चाहे वो उसने पक्ष में वोट दिया है या उसके विपक्ष में वोट दिया है, लेकिन सरकार ने सभी समाज के लोगों का जितना हो सकता है और इस स्टेट का जितना अपने कार्यकाल में हो सकता है अपने बिहार पे विकास किया है। अब इसमें ये भी मैंने इसमें कोशिश की है। अब एक पार्टी ये नहीं है कि भाई अगर ये कहती है उन्होंने कुछ नहीं किया है, दूसरी कहती है तो कुछ नहीं किया है, तो ये तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी अपनी सोच है। मैं समझता हूँ कि इससे पिछले 10 साल की जो सरकार रही उसने भी बहुत कुछ कोशिश की डेवलपमेंट करने की। अभी जो सरकार है, अभी जो गठबंधन की सरकार है वो भी बड़ा अच्छा प्रयास कर रही। अब लोग उसमें क्या नेगेटिव समझते हैं या पॉजिटिव समझते हैं वो तो पहले से ही आपके नैरेटिव में मैं भी हो सकता हूँ कि भाई आप उसको पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो, लेकिन जब हम डेवलपमेंट देखते हैं तो दोनों स्तर पे हमें देखना पड़ेगा कि डेवलपमेंट पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, फ्यूचर में होगा। अगर इवन आप भी मुख्यमंत्री बनते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप भी अपने ड्यूरेशन में अच्छा ही काम करने की कोशिश करते हो, बुरा काम करने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन दूसरा क्या है कि इवन मैं आपको कह सकता हूँ कि आपने इस एरिया में कम काम किया है, आपने इस एरिया में कम काम किया। एरिया का मतलब कोई एरिया हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, जगह हो सकती है या सोसाइटी हो सकती है, तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो उसका करते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि हम सीएम सिटी है। अब जिस डिस्ट्रिक्ट का मुख्यमंत्री होता है तो उसको सीएम सिटी बोलते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट का मुख्यमंत्री नहीं होता तो उसको नहीं बोलते हैं सीएम सिटी। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों का मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनको सीएम सिटी बोलने लगे, तो प्रेजेंट में भी सीएम सिटी बोलते हैं।
तो ये है कि भी मेरा ये मानना है कि इस बुक के बिहाफ पे फर्स्ट चैप्टर के बिहाफ पे कि हरियाणा के बनने के बाद हमने कितने तरक्की की है सभी एरिया में, और सभी सरकारों ने अच्छी तरक्की करने की कोशिश की है, क्योंकि हम हरियाणा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमने इसमें बातचीत करने की कोशिश की है कि किस तरह से हरियाणा को हम समझ सकते हैं। अगर आपको रिपोर्टर बनना है तो इवन आप 5W1H के बिहाफ पे रिपोर्टर नहीं बन सकते, इसलिए आपको हरियाणा को, या आप ये कहोगे कि सर ये तो जीके की बुक में पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकते हैं, नॉर्मल पढ़ सकते हैं। जीके की बहुत सारी बुकें आती हैं, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, बहुत सारी बुक पढ़ते हैं। अब इसमें देने का औचित्य क्या है? अगर हम 40 पेज हरियाणा के नामकरण पे दे रहे हैं, गठन पे दे रहे हैं, सोशल पे दे रहे हैं, लैंग्वेज पे दे रहे हैं, रिलीजन पे दे रहे हैं, सेंसस पे दे रहे हैं, एसएम पॉलिटिकल पावर पे दे रहे हैं, और आपका एजुकेशन पे दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे दे रहे हैं, हेल्थ केयर पे दे रहे हैं, फिल्म नीति पे दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? हाँ, इसमें एक ये छूट गया है कि भी आपका एक सिविल सचिवालय हरियाणा का। अब सिविल सचिवालय की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो 9th मंजिला, अगर हम चंडीगढ़ में जाते हैं तो 9th मंजिला बिल्डिंग है हरियाणा की। तो हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार, तो वो दोनों को डिवाइड है, क्योंकि पंजाब सरकार भी वहीं बैठती है और हरियाणा सरकार भी वहीं बैठती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग वहाँ अपने काम के लिए जाते हैं। मैं भी 2-3 बार अपने रिसर्च पर्पज के लिए उस बिल्डिंग में गया हूँ जहाँ सीएम साहब बैठते हैं, जहाँ पे डिप्टी साहब सीएम बैठते हैं, यहाँ पे दूसरे मंत्रीगण बैठते हैं। ठीक है ना? तो वहाँ ये नहीं कि वहाँ एक सरकार कैसे चलती है, क्योंकि सरकार को बैठने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना। तो ये भी मैंने एक ब्रीफ रूप में देने की कोशिश की है, क्योंकि उसी तर्ज पे अब देखिए जो सेंट्रल सिविल सचिवालय है, उसी तर्ज पे ये जो डिस्ट्रिक्ट सचिवालय बने हैं, डिस्ट्रिक्ट सिविल सेक्रेटरीट बने, मिनी सिविल सेक्रेटरीट बने हैं, वो उसी तरह से बने हैं। वो क्यों बने हैं? एक जमाने में जहां तक मैं समझता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई सरकारी ऑफिस चारों तरफ डिस्ट्रिक्ट ही होता था। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के पर्सन को काम करने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के इधर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जाना पड़ता था। तो वो भी बड़ी समस्या थी, क्योंकि बनाया गया सेटअप ऐसा था। अब उन सभी ऑफिसेज को एक ही छत के नीचे सिविल सेक्रेटरीट के रूप में काम रखा गया, ताकि डिस्ट्रिक्ट का जो पर्सन है, डिस्ट्रिक्ट का जो नागरिक है, जिले का जो नागरिक है, अपने सरकारी काम के लिए, अपने किसी भी फौजदारी काम के लिए वो वहां पे एक साथ आ सकता है। अब उससे समय भी बचता है, अब उसमें पैसे बचता है, और उसमें लोकेशन का भी पता चलता है। तो ये भी बड़ी बात है। तो एक कंसेप्ट, अगर हमारे पास एक बड़ा कंसेप्ट है तो हम छोटा कंसेप्ट उसमें इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब पूरे हरियाणा में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो हरियाणा एक बड़ा स्टेट नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की है। तो क्योंकि हरियाणा अगर हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट अगर हम जाते हैं तो 2 घंटे का ही सफर है। चाहे हम नॉर्थ से ईस्ट जाएं चाहे वेस्ट जाएं तो 2 ही घंटे का सफर है। पब्लिक व्हीकल, अपने भी व्हीकल से 2 घंटे का, पब्लिक व्हीकल से 4 आवर्स का होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इस तर्ज पे वो सिविल सचिवालय बने हैं, वो भी एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि उससे आपका समय बचता है, उससे आपका पैसा बचता है। अगर ये 2 चीजें बचती हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी समझ विकसित होती है। क्योंकि अगर सारा समय आप घूमने फिरने में लगा दोगे तो आप वो भी लगा रहे हो, लेकिन एक चीज है आउटपुट आपका जो लाइफ का आता है, मंथली आता है, जैसे मंथ की सैलरी आती है, मंथ की पगार आती है, मंथ स्टूडेंट की पॉकेट मनी किसी भी टाइप की आती है, तो आपका आउटपुट भी आता है।
किसी भी टाइप का, तो उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी भी बचती है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी क्रेडिबिलिटी भी बनती है समय के साथ साथ, क्योंकि आप उसमें सोचते भी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर को कोशिश इसलिए की है कि एक जो रिपोर्टर है, इंडियन सिटीजन है, अब स्टेट का जो सिटीजन है, इस बिहार पे उसको पढ़े। अब टाइटल भी मैंने इसको इसलिए रखा है हरियाणा में, रखने का औचित्य यही है कि वो हरियाणा के बारे में एक बार जान ले। ठीक है, एक रिपोर्टर क्या है कि हिस्ट्री पढ़ता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, वो क्या नहीं पढ़ता है। एक हिंदी का टीचर हिंदी पढ़ता है, वो साइंस नहीं पढ़ता है। एक हिस्ट्री का जो टीचर है वो क्या पढ़ता है, मास कॉम तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन मास कॉम का जो टीचर है, मास कॉम का जो स्टूडेंट है, इवन जो रिपोर्टर है, उसको सभी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो इंफॉर्मेशन क्या है कि सभी इंफॉर्मेशन पेपर पे आपको मिलती है, मैगजीन में आपको मिलती है। मैगजीन में थोड़ा पर्सनल है कि उस पर लिखा जाता है कि सोशल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, 3 चीजें उसमें, चौथी चीज उसमें नहीं है। लेकिन पेपर में अगर 3 चीज रखोगे तो ज्यादा रिकवरी ना तो पैसे की हो पाएगी, ना सर्कुलेशन हो पाएगा, ना बेनिफिट हो पाएगा, ना ज्यादा लोगों को नौकरी दे पाएगा, ना इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी। इसलिए ओपन है। तो रिपोर्टर क्या है कि रिपोर्टर को सभी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप ये चीजें नहीं पढ़ोगे तो एक समय के बाद तो पढ़नी पड़ेगी। जैसे अपना स्मार्टफोन है, अब मत चलाइए, कौन कहता चलाइए, लेकिन आपको चलाना पड़ेगा क्योंकि समय की मांग है। तो इंफॉर्मेशन गेन करने का पहले भी समय की मांग थी और आज भी समय की मांग है और कल भी समय की मांग होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज पावर, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है। चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेके हैं, चाहे वो किसी ब्रांड को लेके, किसी ट्रांसपोर्ट को लेके है। अगर इंफॉर्मेशन है तो आप जाते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप नहीं जाते हैं। इंफॉर्मेशन लेकिन कहाँ से मिलती है, मीडिया से मिलती है इंफॉर्मेशन। अब मीडिया के आदमी अब क्या है, वो आपको दिन रात किसी भी सर्कमस्टांसेस में काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देते रहते हैं आपको। अब तो यूट्यूबर भी आ गए हैं, अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, क्योंकि घटनाक्रम इसी में घटता है। एडमिनिस्ट्रेशन जहां बैठता है, इंफॉर्मेशन वहां शुरू होती है, क्योंकि वहां ही फरियाद लोग लेके जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मालिक कौन है, डिप्टी कमिश्नर, और उसको सेफ्टी जोन कौन प्रोवाइड करता है, लाइफ का सेफ जोन कौन रखता है, एसएसपी। 2 ही चीजें हैं। और उसके बाद प्लस में कौन है, जुडिशरी, जो जस्टिस देती है। लेकिन हम तीनों चीजों को कौन कवर करेगा, जो बताने के लिए, जो पब्लिक को बताएगा, एज इन्फॉर्मर को मीडिया, एज ए रिपोर्टर। तो ये सभी चीजें मैंने इस चैप्टर में देने की कोशिश की, फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम हरियाणा में रीजनल मीडिया एवं शिक्षण की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें ये मैंने 40+ पेज इसलिए रखे हैं कि भाई कोई भी अगर इसको पढ़ता है, स्टूडेंट नहीं, आई मीन रिपोर्टर, क्योंकि ये पुस्तक मैंने रिपोर्टरों को भी समर्पित की है, पत्रकारों को भी समर्पित की है, क्योंकि पत्रकार इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके काम को समर्पित की है। अगर वो आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। गूगल पे इंफॉर्मेशन लेते हैं तो गूगल पे कौन डालता है, कंटेंट क्रिएट कौन करता है। आप क्रिएट करोगे, आउटपुट करोगे, तभी तो इनपुट आएगा ना। इंटरनेट तो इसी बेस पे है, अगर कोई डालेगा ही नहीं इंफॉर्मेशन। देख, इंफॉर्मेशन इज वेरी सेंसिटिव, वो सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है।
आप कोई घर पे रेसिपी बना सकते हो, कपड़े धोने की बात कर सकते हो, योगासन कर सकते हो, बहुत सारी चीज कर सकते हो, वो भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके डेवलपमेंट के साथ जुड़ी है, वो स्टेट के डेवलपमेंट के साथ जुड़ी है, वो कल्चर डेवलपमेंट के साथ जुड़ी है, वो आपके जस्टिस करने के साथ जुड़ी हैं, वो किसी के साथ झगड़ा ना करने के साथ जुड़ी हैं, वो आपको एक गुड सिटीजन बना रही हैं, वो पॉलिटिकल पावर को समझने के लिए है या पॉलिटिकल पावर में सम्मिलित होने के लिए है। जरूर नहीं कि आप अपने समय में सब एक टाइम पे हीरो ही बनाते जाओ किसी को, खुद भी तो हीरो बनोगे ना, तो आप उसमें शामिल हो जाइए पॉलिटिकल पावर में। एमएलए बनिए, सरपंच बनिए, पंच बनिए, ब्लॉक सदस्य मेंबर बनिए, जिला पार्षद बनिए, मेयर बनिए, कौन रोक रहा है आपको? एमएलए बनिए, कौन रोक रहा है? लेकिन पॉलिटिकल पावर में आपको शामिल तो होना ही पड़ेगा ना। अगर दूसरों को आप दे रहे हो तो 1 वोट 1 वैल्यू का कंसेप्ट है। इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंसेप्ट है 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति एक विचार, ये भी इसका सबसे बड़ा पावर है। तो उसमें हमें इस सिस्टम को हमें समझना होगा। अब ये चीजें अगर हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो पॉलिटिकल साइंस को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एडमिशन सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ब्रीफ साइंस में अगर हम चीज को देते हैं 40+ पेजेस में हम ब्रीफ में देते हैं तो एक रिपोर्टर, एक गुड सिटीजन उसमें आराम से उसको स्टडी कर सकता है और अपनी लाइफ को गेन कर सकता है, यानी कि आगे बढ़ सकता है, आउटपुट कर सकता है। ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने इसमें फर्स्ट जैसे कि लिखा है कि प्रगति के पथ पर हरियाणा प्रदेश, अग्रसर हरियाणा प्रदेश, यानी आगे बढ़ रहा है। वो पहले भी बढ़ रहा था, वो आज भी आगे बढ़ रहा है, वो कल भी आगे बढ़ेगा। इसमें क्या है कि लोग आएंगे और चले जाएंगे, और लोग हैं, लेकिन क्या है कुछ चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। तो क्या कि जब व्यक्ति, इवन मैं, इवन आप खुद का अगर आप सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं करोगे तो स्टेट का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। ये भी हमें समझना होगा। नेशन का भी डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति को पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी दूसरे को पावर नहीं है। एक व्यक्ति ही सबसे बड़ा पावरफुल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि व्यक्ति को पावर है, एक व्यक्ति को पावर है। फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पावर, आप बोलिए, आप लिखिए, आप आगे बढ़िए। अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपकी फैमिली भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, आपकी सोसाइटी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपका रिलीजन भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपका स्टेट क्या, आपका नेशन भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके आगे बढ़ते हैं, जैसे हम डेली इंफॉर्मेशन लेके आगे बढ़ते हैं, रात तक इंफॉर्मेशन गेन करते रहते हैं और इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, वो आउटपुट आगे बढ़ने का है, वो इंफॉर्मेशन के बेस पे ही है। मैंने कहा ना कि पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो इंफॉर्मेशन काफी लेट आती है, चिट्ठी पत्री से काफी लेट आती है, स्पीड पोस्ट से भी थोड़ा लेट आती है। आज का जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा लेटेस्ट है वो आपका सोशल पावरफुल मीडिया है। न्यूज चैनल भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, न्यूज़पेपर भी नहीं है, मैगजीन भी नहीं है, पॉडकास्ट भी नहीं है, यूट्यूब चैनल भी नहीं है, ट्विटर सबसे बड़ा फास्ट मीडियम है। जैसे आपने इंफॉर्मेशन क्रिएट किया, पेस्ट कर दिया, रिलेटेड पर्सन टू जो आपको फॉलो कर रहा है वो पहुंच गया। तो यहां भी इस तरह से मैं बता रहा हूं एक्सप्लेन करके कि भी ये सारी चीजें हमें आगे बढ़ाती है, सरवाइव करती हैं। जैसे फूड सरवाइव करता है, बॉडी को आगे बढ़ाता है, तो माइंड को आगे बढ़ाने के लिए
इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके पास वीकनेस है। वीकनेस का मतलब ये है कि आप कम जानते हैं सोसाइटी के बारे में, व्यक्ति के बारे में, संस्था के बारे में, कंपनी के बारे में, पॉलिटिकल पावर के बारे में और किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में। अगर कम जानते हैं तो इसका मतलब आप विरोध भी ज्यादा करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम पढ़ते नहीं है कोई भी चीज तो विचार भी नहीं करते हैं, तो विरोध भी करते हैं। तो तब तक इम्पोर्टेंट जरूरी ये है कि हम पहले इंफॉर्मेशन को गेन करें। इंफॉर्मेशन क्या है, क्या नहीं है, वो कैसी है, क्यों है, वो बाद की बातें हैं। इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं कि गुड न्यूज बैड न्यूज, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नॉट ए गुड एंड बैड न्यूज। न्यूज को क्रिएट करने वाला बैड पर्सन है, जिसने वो न्यूज बैड लिखी है, कि उसका माइंडसेट बैड में है, उसको फैलाने वाला बैड में है, जिससे सामंजस्य समाज में नहीं बन पाता है, समरसता नहीं आती है। तो बुक का जो 1 चैप्टर है हरियाणा में रीजनल मीडियम शिक्षण, उसका अभी हमने 1 चैप्टर का हमने पे डिस्कस किया है। उसके दूसरे चैप्टर के बारे में कल डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रदेश में रीजनल प्रिंट मीडिया, क्षेत्रीय मीडिया, जिसकी हम बात कर रहे थे कि हरियाणा में रीजनल मीडिया का क्या रोल है आपको आगे बढ़ाने में, आपको इन्फॉर्मेशन देने में। क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप किसी एक चीज से नहीं लेते हैं, बहुत सारे मीडियम है, तो हमें सभी मीडियम का यूज करना होता है। क्योंकि हमें हर किसी न किसी दिन एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, और वो बहुत सारे व्यक्ति जो हैं हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उस पूरे दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि हमने हरियाणा में रीजनल मीडिया एवं शिक्षण के 1st चैप्टर पे हमने बात की है। तो ऐसे ही हम कल हरियाणा में रीजनल मीडियम शिक्षण के दूसरे पहलू पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।